India is one of the greatest ancient civilizations of this world. It has made significant contribution in the making of world history. In the recent past, India has made remarkable progress in various socio-economic fields. Hello friends, I am Vivek and welcome to Vivek's Zone. In this video, I have given an explanation on the chapter India Size and Location for class 9 from the book in Geography published by NCERT. The languages used are both English and Hindi ताकि किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो. Please do like and share this video and also subscribe to this channel. So let's start. चलिए शुरू करते हैं. Let us start with the chapter India Size and Location for class 9 from the book in Geography published by NCERT. I will be using both English and Hindi languages ताकि आपको समझने में आसानी रहे, कोई दिक्कत ना हो. तो चलिए शुरू करते हैं. Let's start with the first topic. The first topic is location of India on the globe. India lies entirely in the northern hemisphere. भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है. तो रफली इस ग्लोब पे अगर देखेंगे तो ये इक्वेटर है और ये इंडिया है, तो हम देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर located at 23 degree 30 minutes north divides the country into almost two equal parts. तो एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो लैटिट्यूड है ये भारत को लगभग दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है. तो ये लोकेटेड है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, तो ये इस तरह से भारत को लगभग दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है. टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल. भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर भारत का एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिनका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. टू द साउथ वेस्ट लाई द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी. साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है और वहाँ पर भी भारत का एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज साइज. नाउ एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, इट इज़ ए लार्ज कंट्री with total area of 3.28 million square kilometers. तो भारत एक विशाल देश है जिसका क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, which accounts for about 2.4% of the world's total geographical area. और ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है. तो ये बनाता है भारत को विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पे. दिस मेक्स इंडिया द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. तो इसके जो और बड़े इससे जो बड़े देश हैं उनका भी यहाँ पर लिस्ट है. यू कैन हैव अ लुक. लार्जेस्ट कंट्री इज रशिया, फॉलोड बाय कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया. सो दीज आर द seven large countries of the world. India has a land boundary of about 15,200 kilometers, and the total length of the coastline of the mainland, including the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Island, is 7,516.6 kilometers. तो भारत का जो लैंड बाउंड्री है यानी कि ज़मीनी बाउंड्री है दूसरे देशों से लगते हुए जो इसके बॉर्डर्स हैं, लैंड बॉर्डर्स हैं, उनकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर. और जो इसके कोस्ट लाइन यानी कि तटीय क्षेत्र, समुद्र से लगता हुआ जो क्षेत्र है, उसकी जो लंबाई है जिसमें कि अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स को भी जोड़ा गया है, उसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर. तो भारत का जो कोस्ट लाइन है बहुत ही लंबा है और ये इसको पूरे इंडियन ओशन के क्षेत्र में एक एडवांटेज देता है. दिस लॉन्ग कोस्ट लाइन गिव्स एडवांटेज टू इंडिया इन द रीजन ऑफ द इंडियन ओशन. So this topic is Indian Standard Time IST. We'll try to understand what is Indian Standard Time. Now India is bounded by Young-Fold Mountains in the northwest, north and northeast. If you look at the physical map of India, you'll find that towards the northwest, north and the northeast we have a mountain range, Himalayas, and these Himalayas they insulate India from the rest of Asia. ये जो हिमालयाज़ हैं ये भारत को सेपरेट करते हैं एशिया के बाकी हिस्सों से. South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. So we have already studied about the Tropic of Cancer, and this is the Tropic of Cancer which divides India into almost two equal parts. Now south of this is this is located at 23.5 degree north. ये 23.5 degree north पर है.
और इसके साउथ में 22 डिग्री हमें खोजना है लगभग, ये मान लीजिए। और यहाँ से इसके साउथ में हम देखते हैं कि जो हमारा मेनलैंड है वो टैपर होने लगता है, यानी कि नैरो होने लगता है। इस तरह से नैरो हो रहा है, ये नैरो हो रहा है। और ये इंडियन ओशन की तरफ जब एक्सटेंड होता है तो दो सीज़ क्रिएट होते हैं, एक होता है बे ऑफ बंगाल और दूसरा है अरेबियन सी। तो दिस इज़ हाउ दिस टू सीज आर क्रिएटेड, Bay of Bengal and the Arabian Sea. From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Hence, time along the standard meridian of India, that is 82.5 degree east, passing through Mirzapur, Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो अगर भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि ये अगर गुजरात का हम जो एंड है उसको देखते हैं तो ये 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और जो अरुणाचल प्रदेश का बिल्कुल एंड है वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। और दोनों के बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे, यानी कि 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो 30 डिग्री का डिफरेंस का मतलब होता है कि 2 घंटे। वाई? द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू मेक वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो 360 डिग्री घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिग्री घूमने के लिए धरती को 4 मिनट लगते हैं। तो अगर 30 डिग्री का डिफरेंस है, अगर ये 30 डिग्री का डिफरेंस है तो 30 इंटू 4 120 मिनट्स का अंतर टाइम में आएगा। तो अगर हम इसके आधार पे कैलकुलेट करेंगे देन इफ़ इट इज़ 5 AM इन गुजरात, it will be 7 AM in अरुणाचल प्रदेश। बट इन द सेम कंट्री वी कैन नॉट हैव डिफरेंट टाइम जोन्स। एक ही देश में अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रीजन्स के अलग अलग टाइम हम नहीं रख सकते, उससे कन्फ्यूजन होगा। तो इसका सोल्यूशन निकाला गया एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चुन के, और भारत में जो स्टैंडर्ड मेरिडियन चुना गया है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये वाला। और ये मेरिडियन उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास होता है। तो इसको क्यों चुना गया? इसको इसलिए चुना गया ताकि क्योंकि ये देश के लगभग जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसके बीचों बीच से ये गुजरता है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो यहीं के लोकल टाइम को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अगर एशिया में भारत के लोकेशन को देखेंगे तो ये बिल्कुल मध्य में, एशिया के मध्य में लोकेटेड है। ये हो गया वेस्ट एशिया का रीजन, और ये हो गया ईस्ट एशिया का रीजन, और ये इंडिया है। तो दिस इज सेंट्रली लोकेटेड। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। तो इंडियन ओशन के जो रूट्स हैं, सी रूट्स हैं, ये भी इंडिया को एक सेंट्रल लोकेशन देते हैं। यूरोप से और एशिया के बीच में जो ये रूट्स चलते हैं, ये सारे रूट्स इंडिया को बिल्कुल एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन देते हैं। इंडिया बिल्कुल सेंटर, इन रूट्स के बिल्कुल सेंटर में है, जिसके वजह से सामरिक दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। अब हमारा जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी लंबा है, और वो इसलिए है क्योंकि जो हमारा ये डेक्कन पेनिनसुला है, ये जो डेक्कन पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला इंडियन ओशन में एक्सटेंड होता है और ये पोर्ट्रूड करता है। पोर्ट्रूड करने का मतलब एक्सटेंड होता है। पेनिनसुला का मतलब होता है एक लैंड मास जिसके 3 तरफ से पानी है। ए लैंड मास सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। सो वी हैव इंडियन ओशन इन द साउथ, Bay of Bengal in the east and Arabian Sea in the west, thus making it a peninsula। Now from the western coast, India can easily reach, say for example, West Asia, it can reach Europe through the Suez Canal, and it can also reach Africa. From the eastern coast, it can reach East Asia, then it can also reach Southeast Asia. So this is how India has an advantageous location in Asia. India and the world, continuation of the previous topic. India's relationships through the land routes, that is mountain passes, are much older than her sea routes contacts। तो भारत के दुनिया से जो संबंध रहे हैं वो समुद्री रास्तों के खोज के पहले से रहे हैं, और ये किस रास्ते से रहे हैं? ये लैंड रूट से रहे हैं, जनरली माउंटेन पासेस से। माउंटेन पास क्या है? माउंटेन पास इज अ नेविगेबल रूट थ्रू ए माउंटेन, यानी कि
किसी पर्वत श्रृंखला के बीच से कोई रास्ता अगर निकल के आता है उसे हम माउंटेन पास कहते हैं। ये नेचुरल रास्ता होता है और थ्रू दीज रूट्स exchanges of ideas and commodities could take place. The ideas of the Upanishads, the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals, the decimal system, the spices, muslin and other merchandise thus could reach many parts of the world. तो इन्हीं रास्तों से होके हमारे देश से बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, उपनिषद है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, हमारा जो इंडियन न्यूमरल्स है, नंबर सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, जो कमोडिटीज़ हैं जैसे कि स्पाइसेस यानी कि मसाले, मसलिन यानी कि कपड़े, ये दूसरे देशों तक इन्हीं रास्तों से, लैंड रूट से पहुंचते रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्हीं रास्तों से हमारे देश में बाहर से भी कुछ आइडियाज़ और इन्फ्लुएंसेस आए हैं। जैसे कि ग्रीस वगैरह से हम देख सकते हैं कि ग्रीक स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला, वो ग्रीस से हमारे देश में इन्हीं रास्तों से आया है। जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स यानी कि बिल्डिंग्स को बनाने का जो स्टाइल्स है, पार्टिकुलरली डोम यानी कि गुंबद और मीनरेट्स, मीनार, ये वेस्ट एशिया से हमारे देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचे हैं। इंडिया एंड हर नेबर्स। So India has 28 states and 9 union territories and shares its land boundaries in the northwest with Pakistan and Afghanistan, in the north with China, that is Tibet, Nepal and Bhutan, in east with Myanmar and Bangladesh, and in south with Sri Lanka and Maldives. तो भारत में 28 राज्य हैं अब, पहले 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, उसके जो राज्य का दर्जा है वो ले लिया गया है, अब वो केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जो उसका पहले हिस्सा था वो भी उससे अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है, 9 यूनियन टेरिटरीज, एंड नाउ द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया आर 28. नाउ इंडिया हैज़ boundaries with land boundaries with different countries, like in the northwest it has boundary with Pakistan and Afghanistan, in the north with China, that is Tibet, Nepal and Bhutan, in the east with Myanmar and Bangladesh, and we have 2 neighbors across the sea. समुद्र के से हम देखेंगे तो हमारे दक्षिण में 2 नेबर्स हैं हमारे. There are 2 countries which are our southern neighbors in the Indian Ocean. We have Sri Lanka and then we have Maldives. Now Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Park Strait. तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक पतला सा एक समुद्र का एक चैनल है जिसे हम पाक स्ट्रेट कहते हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार, ये दोनों भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं. मालदीव्स जो आइलैंड्स हैं वो जैसा कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये इंडियन ओशन में है और ये लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में है. ये लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में है. तो ये है इनका लोकेशन. नाउ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम दिस चैप्टर. द साउदर्नमोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी. भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, और पहले इसका नाम था पिग्मेलियन पॉइंट एंड पार्सन्स पॉइंट, but it was officially renamed as Indira Point on 10th October 1985 after the death of Mrs. Indira Gandhi. Indira Gandhi had visited this point in 1984, so it was renamed after her. Now this Indira Point was submerged in water in 2004 during the tsunami in the Indian Ocean. इंडियन ओशन में सुनामी आया था 2004 में और ये पॉइंट पूरी तरह से पानी के नीचे चला गया. दूसरा फैक्ट है, द सेकेंड फैक्ट इज, सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometers. पहले भारत से यूरोप जाने के लिए पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक राउंड लेके जाना पड़ता था, लेकिन अब ये दूरी, भारत से यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर से कम हो गई है. कैसे कम हो गई है? ये संभव हुआ है सुएज कैनाल के बनने से. सुएज कैनाल जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन द इमेज. Now this canal connects Red Sea with the Mediterranean Sea and it is located in Egypt. So by the use of this canal, one can reach Europe without having to go through the entire African continent. So this is the importance of Suez Canal. Before 1947, the next fact,
There were two types of states in India, the British India provinces and the princely states. तो भारत में 1947 के पहले दो तरह के स्टेट्स थे और इनके जो नाम थे वो थे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। इसमें अंतर क्या था? प्रोविंसेस वेर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वेर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय। तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वो स्टेट्स थे जिन पर शासन सीधे ब्रिटिशर्स का था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स का था। और प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थे जिन पर शासन सीधे ब्रिटिश का नहीं था। दे वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स हु एक्नॉलेज्ड सॉवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनके जो शासक होते थे वो कोई राजा या प्रिंस, कोई राजघराना, वो शासन करता था और उसको शासन करने का अधिकार ब्रिटिशर्स ने दिया था इस शर्त पे कि दे विल एक्नॉलेज सॉवरेनिटी, दे विल एक्नॉलेज the British rule as the sovereign, as the head, and in return they will be allowed to rule their respective states. So friends, I hope you like this content, you like this video. So please do subscribe to the channel so that more such videos keep coming to you. Do share and like this video as well. Give your valuable suggestions and comments in the comment section below. Thanks so much for watching.